अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहासेब हाशमी और यह है सुजुकी ऑल्टो VXL AGS 2022 मॉडल। यह सुजुकी ऑल्टो की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2021 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। पाकिस्तान में ये गाड़ी 2019 में इंट्रोड्यूस करवाई गई और ये अभी तक आ रही है और ये गाड़ी बेसिकली मेहरान का रिप्लेसमेंट है। इस गाड़ी ने मेहरान को रिप्लेस किया है और मेहरान क्योंकि पाकिस्तान की टॉप सेलिंग कार थी तो मेहरान के बाद ये गाड़ी भी टॉप सेलिंग कार बन गई विद इन नो टाइम। इस गाड़ी में इंजन 660 सीसी ऑफर होता है, मेहरान में 800 था, लेकिन 660 के लिहाज से भी ये गाड़ी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल पूरी है। इसमें 2 ट्रांसमिशन ऑफर होती हैं। VXL AGS में AGS ट्रांसमिशन आती है और इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी आती है और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये गाड़ी आपको तकरीबन 20-22 तक की एवरेज आराम से देती है, जो कि बहुत अच्छा फिगर है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स की एवरेज 30-35 होती है, इस गाड़ी की 20-22-25 तक भी जाती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फिगर है। सुजुकी ने ऑल्टो की प्राइसेस रिसेंटली रिवाइज की हैं और ऑल्टो की प्राइस VX वर्जन की यानी बेसिक वर्जन की प्राइस 17,90,000 है और इस गाड़ी का जो टॉप ऑफ लाइन वर्जन है यानी VXL AGS इस गाड़ी की प्राइस 23,40,000 है। और अब जैसे जैसे पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से हर घर में एक ये गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन इस गाड़ी की प्राइस भी पेट्रोल के साथ साथ बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें कोई खास फीचर्स नहीं आते, बट स्टिल आपके पास कोई खास और चॉइस भी नहीं है। इससे सस्ती एक कार में स्पेयर लाती है नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली ये गाड़ी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से उससे बहुत ऊपर है। तो एज अ सेकंड कार ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए भी ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये सुजुकी ऑल्टो 2022 मॉडल पाकिस्तानी वर्जन का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी पाकिस्तान में 2015-16 से आ रही है क्योंकि इसमें जैपनीज वेरिएंट 2014 से आने शुरू हो गए थे। तो ये लुक बेसिकली लोगों को पहले भी फेमिलियर थी। पाकिस्तान में जब इसको 2019 में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसकी मार्केट काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होती गई क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह ठीक थे एज़ कम्पेयर टू मेहरान और ऊपर से इसकी एवरेज जो थी वो बहुत इंप्रेसिव थी। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक मेरे ख्याल से इस गाड़ी का अच्छा है और क्योंकि ये कलर काफ़ी यूनिक है, ऑल्टो मोस्टली आपको ब्लैक कलर में नज़र नहीं आती, तो ये मेरे ख्याल से एक डिफरेंट सी चीज़ लग रही है और मेरे ख्याल से अच्छी लग रही है। खैर पाकिस्तानी ऑल्टो के अंदर जो एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि जापानी ऑल्टो में नहीं आती वो है ये ग्रिल। ये ग्रिल जैपनीज़ कार में नहीं आती, उसमें सिर्फ ये वाली 4 ग्रिल्स आती हैं। अगर बात कीजिए इसके ओवरऑल फ्रंट लुक की तो इसका बम्पर काफ़ी मैसिव है, इसका फ्रंट सारा है ही बम्पर बेसिकली और इसका बम्पर है भी काफ़ी छोटा सा, स्किनी सा। इसके बम्पर में ये हार्डली 1-1.5 इंच का फासला है टायर से। बाकी फ्रंट लुक की हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये ठीक है, नॉट बैड, ये बिल्कुल सिंपल सा है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट इस गाड़ी की हेलोजन वाली आती हैं, इसमें सिंगल पॉइंट है, लो हाई दोनों के लिए और इसमें पार्किंग भी दी गई है और इंडिकेटर भी इसका हेडलाइट के अंदर ही आता है। ये क्योंकि इसका पाकिस्तानी वेरिएंट है तो इसमें कोई डिफरेंट फील्ड्स वगैरह नहीं आती। इसमें जैपनीज़ कार्स में RS टर्बो वर्जन भी आते होते हैं जिनमें हेडलाइट के आसपास वाला एरिया ये रेड कलर का होता है, तो बेसिकली लगता है कि उसने ग्लासेस पहने हुए रेड कलर के। बाकी ये गाड़ी पाकिस्तानी वर्जन है तो इसमें डिटेल्स पे भी बहुत सारा वर्क नहीं किया गया, जैसे कि ये भी 0 मीटर कार है बट इसमें हेडलाइट के अंदर ये थोड़ी मट्टी सी आई हुई है। खैर ये लॉन्ग टर्म में कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। इसका बोनट भी बिल्कुल प्लेन है और इसकी रूफ के अंदर भी करेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक छोटा सेट करती हैं। और अगर बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इसकी अच्छी है। ये गाड़ी बहुत छोटी सी है बट स्टिल इसमें कट्स एंड कर्व्स वगैरह अच्छे दिए गए हैं जो कि इसकी लुक में एक मॉडर्न से टच ऐड कर रहे हैं। व्हील्स के ऊपर ये आर्चेस जैसी लुक दी हुई है और उसके अलावा इसके फ्रंट पे एक करेक्टर लाइन स्टार्ट होती है जो कि रेड डोर्स के अंदर तक कंटिन्यू करती है, जो कि इसकी लुक में छोटा शेड करी है। और इसका जो सी पिलर है ये भी काफ़ी बड़ा है और इवन इसके डोर का जो ये वाला एरिया है ये भी काफ़ी मैसिव है। अगर रेयर पैसेंजर्स के लिहाज से देखें तो इसकी विंडो का एक बहुत सारा एरिया खा जाता है, इतना बड़ा सारा एरिया, और इसमें जो विंडो है वो सिर्फ इतनी सी है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी होती तो बेहतर था। इसका इवन डोर भी ये स्ट्रेट है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी विंडो रोल डाउन हो सकती हो, रोल डाउन भी इजीली हो सकती है, बट स्टिल इसमें विंडो बहुत छोटी सी दी गई है। इसमें जो क्वार्टर ग्लास है ये बहुत बड़ा दिया गया है। बाकी इसके डोर हैंडल वगैरह बॉडी कलर में ही आते हैं हर वर्जन के अंदर। और ये इस गाड़ी का क्योंकि VXL AGS वेरिएंट है तो इसमें साइड मिरर डिफरेंट आते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके छोटे वेरिएंट्स। इसमें साइड मिरर थोड़ा बेहतर शेप में है और ये बॉडी कलर में है, जबकि इस गाड़ी के छोटे वेरिएंट्स के अंदर ये प्लास्टिक के आते हैं और इनकी लुक भी डिफरेंट होती है। इस गाड़ी में साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी आते हैं और एडजस्टेबल भी, ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। ये वाला फीचर इवन Corolla Altis 1.6 में भी नहीं आता जो कि 45 लाख प्लस की कार है। बाकी फ्रंट में इसकी इंडिकेटर दिया गया है और ये इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल, ऊपर इसमें एक एंटीना भी आता है FM के लिए। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेड लुक की तो यार किसी की अपनी ओपिनियन है। जब ये कार 2019 में लॉन्च की गई थी तो इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था कि इसकी टेल लाइट्स बम्पर्स में दी गई हैं और ये रावी जैसी लुक देती हैं, बट टाइम के साथ साथ लोगों को इसकी आदत होती गई। और इसके अलावा ये इस गाड़ी का क्योंकि VXL AGS वेरिएंट है तो इसमें बैक पे एक AGS का बैच भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया।
ये गाड़ियाँ तीनों ही वर्जन में सेम ही आती है। इसके जो रेयर ग्लास हैं ये प्राइवेसी वाले नहीं हैं। इसके जैपनीज़ वेरिएंट में ये ब्लैक आते हैं टिंटेड। ऊपर इसमें ये हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है। बाकी स्पॉइलर, एरियल एंटीना, शार्प एंटीना वगैरह इस गाड़ी के अंदर नहीं आता। ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक ये हैंडल दिया गया है और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि ठीक है बॉडी साइज़ के लिहाज से। यहाँ पे आराम से एक बड़ा बैग आ सकता है या 3-4 छोटे बैग्स आ सकते हैं। बाकी इसके नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं आता। अगर यहाँ पे स्पेयर व्हील देते तो इसकी जो रेयर सीट्स हैं इसका लेग रूम वगैरह काफ़ी हद तक मारा जाता, क्योंकि स्पेयर टायर इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा होता है, तो यहाँ पे वो नहीं आ सकता था। तो इसमें इन्फ्लेटर किट दी गई है। बाकी इस गाड़ी के रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं। ये सिंगल ही पीस है। इसको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रंक हाथ से ओपन होती है और ये बहुत स्किनी सी है। इसकी ट्रंक को बंद करने के लिए कोई यहाँ पे हैंडल नहीं दिया गया, तो आपको इसको हाथ से पकड़ के ऊपर से बंद करना पड़ता है और यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे हैंडल आता तो अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दिया गया। बाकी ऑल्टो VXL की बजिंग दी गई है, सुजुकी का बैच और ये इस गाड़ी की टेल लाइट्स जो कि बिल्कुल बेसिक्स ही हैं। ब्रेक और रनिंग लाइट के लिए इसमें एक ही पॉइंट आता है और इसके अलावा रिवर्स और इंडिकेटर भी इसमें हेलोजन वाला दिया गया है और इसमें राइट पे नीचे एग्जॉस्ट टिप दी गई है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये ऑल्टो VXL AGS का इंटीरियर है जो कि मेरे ख्याल से ठीक है साइज़ की कार के लिहाज से। ये जापानीज़ कार से कंपैरेटिवली बहुत सिंपल सा है। इसमें कोई ज़्यादा क्रोम वगैरह नहीं आते, ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, कोई खास फ्रिल्स नहीं दी गई, ना लेदर वगैरह आता है इसमें। बट स्टिल क्योंकि एक बिल्कुल बेसिक कार है और एंट्री लेवल कार है सुजुकी की, और इवन पाकिस्तान में भी ये एंट्री लेवल कार ही है, तो उसके लिहाज से इसके डैशबोर्ड की लुक्स मेरे ख्याल से ठीक हैं। और क्योंकि इस गाड़ी ने मेरान को रिप्लेस किया है तो ऑब्वियसली मेरान से तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन इस गाड़ी का मोस्टली जो इंटीरियर है ये प्लास्टिक की फिनिश में है। इवन इसका जो सुजुकी का लोगो है ये भी टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर भी इवन क्रोम में नहीं है, तो ये इस हद तक स्ट्रिप्ड आउट कार है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सारे इसकी प्लास्टिक की फिनिश में है। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है जो कि कार में होना चाहिए। बाकी स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सारा ही प्लास्टिक की फिनिश में है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी में बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें सिर्फ स्पीडोमीटर आता है जो कि 140 तक है। इसमें कोई RPM भी नहीं दिया गया। इसके जो RS टर्बो वर्जन आते हैं जापानीज़, उनमें RPM आता होता है। बाकी इसके राइट पे एक स्क्रीन दी गई है जिसमें ऑरेंज कलर की लाइट है। जापानीज़ कार में ये वाइट कलर में आती है। बाकी इसमें ये गेट रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके ट्रेस एवरेज किलोमीटर पर लीटर फ्यूल गेजेस का यहाँ पे आ रहा है और इसकी हीट और कोल्ड की लाइट यहाँ पे दी गई है। अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी सारी प्लास्टिक की फिनिश में है। इसी तरह डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का सारी चीज़ प्लास्टिक है। डोर पैनल भी इस गाड़ी के सारे ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। इसमें कोई फैब्रिक वगैरह भी नहीं दिया गया आर्मरेस्ट के ऊपर, और इसके आर्मरेस्ट भी हार्डली 2 इंचेस के हैं। तो लेकिन स्टिल क्योंकि एंट्री लेवल कार है तो इतना इशू नहीं है ये। इसमें जो चीज़ अच्छी दी गई है वो ये है कि इसकी विंडोज़ जो हैं ये ऑटोमेटिक आती हैं, जिसके बारे में आगे बात करूँगा अभी। डैशबोर्ड इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। ये सारे प्लास्टिक की फिनिश में है और एयर वेंट इस गाड़ी में टोटल 4 आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि बहुत बेसिक सा है। इसमें ऑक्स लग जाती है, USB लग जाती है और उसके अलावा इसमें SD कार्ड डल जाता है। आप रेयर कैमरा को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्रेक डिटेक्शन को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा इवन इसकी हेडलाइट डिटेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं हेडलाइट ऑन करूँगा तो ये डिम हो जाएगी लाइक दिस। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो अब ये डिम नहीं होगी। तो इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। बाकी आप यहाँ पे वीडियो भी प्ले कर सकते हैं इसके अंदर मीडिया से जाके। तो ये बिल्कुल बेसिक स्क्रीन है। उससे नीचे इसका एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, हेडलाइट का बटन दिया गया है और नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल आता है जो कि बेसिक है। आप इसको नॉब से ऑन ऑफ करेंगे। इसके जापानीज़ वेरिएंट्स के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता होता है जो कि इस गाड़ी में ऑब्वियसली नहीं दिया गया। और उसके साथ ये इस गाड़ी का गेयर लीवर दिया गया है। गेयर लीवर इस गाड़ी का डैशबोर्ड के अंदर आता है क्योंकि ट्रांसमिशन इस गाड़ी में AGS आती है। जो सिंपल ऑटोमेटिक होती हैं उसमें ट्रांसमिशन यहाँ पे दी गई होती है नीचे, लेकिन इसमें गेयर लीवर यहाँ पे दिया गया है। और AGS में जो चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है वो इसके गेयर्स हैं। इसमें P नहीं आता। ये गाड़ी आप बेसिकली N में खड़ी करेंगे तो ये कार स्टार्ट होगी। मोस्टली ये कार लोग R में करके स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये स्टार्ट नहीं होती। आपको इसको N में करना पड़ता है पहले और अब ये गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है R N D और आप D में करके इस गाड़ी को इस तरह से मैनुअली भी चला सकते हैं। आप इसके गेयर डाउन करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से गेयर डाउन करेंगे और इसके गेयर अप करने के लिए आप इसको नीचे करेंगे। तो इसका ये पैटर्न भी उल्टा है। मोस्टली कार्स में टिप्टॉनिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में आगे प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। इसमें आगे माइनस है और नीचे प्लस है। गेयर लेवल से नीचे इसके यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट आता है, यहाँ से फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। सिग्नल लाइटर इस गाड़ी में दिया ही नहीं गया और यहाँ पे एक ब्लैंक स्विच है जो कि जापानीज़ कार में हीटेड सीट का होता है। उसके नीचे एक ड्रॉर दी गई है और इसका ये वाला एरिया सारा ओपन ही है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर का फुटवेल दरमियान से ओपन है। सेंटर में यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस हैं। बाकी इसकी हैंड ब्रेक जो कि ट्रेडिशनल है और इसमें सेंटर कंसोल नहीं आता। सुजुकी ऑल्टो और स्विफ्ट दोनों में सेंटर कंसोल ऑफर नहीं करता, लेकिन स्विफ्ट में आप आफ्टर मार्केट लेके ये एक्स्ट्रा पे करके लगवा सकते हैं। स्विफ्ट तकरीबन 33 लाख की गाड़ी है बट उसमें सेंटर कंसोल नहीं आता।
बाकी पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और ये सीट बेल्ट्स के हुक्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स की फैब्रिक की फिनिश के अंदर हैं और ये भी डैशबोर्ड की तरह ही डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। इसका फैब्रिक डोर्स के अंदर कंटिन्यू नहीं किया गया, जो कि मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी। बाकी इसके डोर भी डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के, और इसमें विंडोज़ ऑटोमेटिक आती हैं और इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर आते हैं चारों ही डोर्स में। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली आती है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं और बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। उससे आगे इसके विंडोज़ लॉक एंड लॉक कर दिए गए हैं और साइड मिरर कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा फीचर है। इस तरह से कि ये बड़ी कार्स में भी नहीं आता पाकिस्तान में, लेकिन इस गाड़ी में दे दिया गया है और इसके साइड मिरर को आप यहाँ से बैठ के एडजस्ट भी कर सकते हैं। उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के बहुत सारे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, क्योंकि इस गाड़ी के जैपनीज़ वेरिएंट्स में बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिनमें से एक भी पाकिस्तान में ऑफर नहीं किया गया। ये पुश स्टार्ट का कंट्रोल दिया गया है लेफ्ट पे, जो कि खाली है। बाकी ब्लैंक स्विचेस हैं। इस गाड़ी में फिजिकल की आती है, जिसको आप इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे अगेन ये या बंद है इसका। 90 मिनट इस गाड़ी में ना ड्राइवर के पास आता है ना पैसेंजर के पास। पैसेंजर के पास जस्ट एयर बैग की वार्निंग दी गई है और सेंटर में एक कैमरा लाइट दी गई है और बाकी इसकी विंडशील्ड रेयर मिरर बिल्कुल नॉर्मल से हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे ना लेगरूम का कोई इशू है और ना ही हेडरूम का कोई इशू है। तो ये 660 सीसी गाड़ी के लिहाज से एक अच्छा खासा लेगरूम और हेडरूम है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ये गाड़ी टोटल 4 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। बैक पे यहाँ पे 30% बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में बहुत कम है। तो यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसका फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं आता, इसमें हाँ दिया गया है। तो यहाँ पे 30% का पावर रखने में भी थोड़ा इशू होगा। एक चीज़ जो इस गाड़ी में मुझे थोड़ी एनॉय कर रही है वो ये है कि इसकी विंडोज़ बहुत छोटी हैं। इसमें क्वार्टर ग्लास यहाँ पे इतना बड़ा दिया गया है और यूजुअली गाड़ियों में इसका मकसद ये होता है कि डोर्स गाड़ियों के मोस्टली कर्व्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी विंडो रोल डाउन नहीं हो सकती। बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, इसके डोर्स हैं भी स्ट्रेट, तो इसकी विंडो अगर थोड़ी बड़ी भी होती तो वो आराम से रोल डाउन हो सकती थी, बट इसमें नहीं दिया गया ऐसा। क्वार्टर ग्लास बहुत बड़ा है और इसकी विंडो की ओपनिंग बहुत छोटी सी है। बाकी डोर पैनल्स गाड़ी के मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। इसमें फ्रंट की तरह ही बैक पे भी सारा प्लास्टिक दिया गया है और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस जो हैं ये भी फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इसमें कोई हैंडल्स नहीं आते, सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए आता है। बाकी यहाँ पे तीनों नहीं दिए गए। इसमें सीट बेल्ट्स आती हैं, डोर्स में स्पीकर्स आते हैं और एक चीज़ जो अच्छी है इस गाड़ी में वो ये है कि इसके टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर रेयर विंडोज़ भी ऑटोमेटिक आती हैं, जबकि इससे जो बड़ी कार है वैगन आर उसमें रेयर विंडोज़ हाथ से खोलने वाली आती हैं, इवन VXL टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर। तो इस गाड़ी में ये चीज़ अच्छी दी गई है कि इसकी विंडोज़ बटन से ओपन होती हैं। इसकी रेयर डोर्स में जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि अगर आप इसके डोर ओपन करें तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे ओपन होते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट बहुत आसान है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये ऑल्टो का पाकिस्तानी वर्जन है और इसमें एक ही इंजन साइज ऑफर होता है, 660 सीसी इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड। ये R06A इंजन है जो कि 54 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि ठीक है बड़ी साइज़ के लिहाज से। इस गाड़ी में जैपनीज़ वर्जन के अंदर 660 सीसी टर्बो इंजन भी आते हैं, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से 1000 सीसी इंजन के बराबर होते हैं। यह गाड़ी 54 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि टर्बो वाली कार 67-66 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं और वो गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से आराम से 1000 सीसी कार को कम्पीट कर सकती है। ये इस गाड़ी का पाकिस्तानी वर्जन है और इसमें ट्रांसमिशन आपको 2 ऑफर होती हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ये AGS होती है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक है। इस तरह से कि इसमें गेयर्स तो बेसिकली कह सकते हैं कि आप मैनुअली आते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कंप्यूटर लगा होता है जो कि इसके मैनुअल गेयर्स को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक है। लेकिन इस गाड़ी का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है इसकी एवरेज। ये गाड़ी आपको आराम से 20-22 तक की एवरेज दे सकती है और अगर आप इसका मैनुअल वर्जन लेते हैं तो वो गाड़ी आपको 24-25 की एवरेज भी दे सकती है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है बॉडी साइज़ के लिहाज से। और क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और वर्ल्ड वाइड भी, तो लोग अब ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बुक कर रहे हैं। इस गाड़ी की बुकिंग जो है ये आपको तकरीबन 4 महीने में मिलती है। अगर आप ये गाड़ी आज बुक करें तो 4 महीने आपको ये कार मिल जाएगी। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है और क्योंकि इस गाड़ी ने मेहरान को रिप्लेस किया है तो इसमें कंपैरेटिवली फीचर से बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन इंजन इस गाड़ी में 660 है और मेहरान में 800 था, तो पावर के लिहाज से मेहरान इसको गैप दे सकती है आसानी से। बाकी इसके फेंडर्स वगैरह बिल्कुल स्ट्रिप डाउन हैं, आप यहाँ से इसके फेंडर्स देख सकते हैं और जो आपको शील्ड्स नज़र आ रही हैं ये इसके टायर की शील्ड्स हैं। स्विफ्ट में भी ऐसा ही है और इसमें भी अगर आप यहाँ से इसकी शील्ड निकाल दें तो ये कार बिल्कुल सी थ्रू हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर हो सकती थी। बाकी इसकी बोनट के अंदर इंसुलेशन नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो ऑल्टो में जो टायर साइज़ आता है वो है 145, 80 और 13। इस गाड़ी में 13 इंच का रिम दिया गया है जो कि स्टील रिम है और इसमें व्हील कैप्स आते हैं। इस गाड़ी के किसी भी वर्जन के अंदर अलॉय व्हील नहीं ऑफर होते और जिसमें टायर है वो भी यूरो टाइकून है। तो इसके टायर एक तो बहुत स्किनी से हैं, प्लस यहाँ भी जनरल के, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये टायर लेके चेंज करवा दें ताकि इसकी ड्राइव इससे बहुत बेहतर हो जाए।
और उसके अलावा ऑल्टो में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे सुजुकी का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक और अनलॉक आता है और ये फिजिकल की है। ये की बेसिकली लियाना में 2006-7 से आ रही है और ऑल्टो में अभी तक कंटिन्यू की गई है। वैगनआर में भी की ऐसी ही आती है। ये इसकी मेन चाबी है और इसकी जो एक और सेकंड चाबी आती है वो इसकी रिमोट वाली नहीं है। इसको आप रिमोट से लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। ये था आज का रिव्यू ऑल्टो VXL 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।